हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैंसिचेन और जेनचेंग, इन दोनों के बीच में भी थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ आने तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन हाँ, ये नज़दीकियाँ किस तरीके की थी ये अभी उन दोनों में से फ़िलहाल कोई नहीं जानता है। जहाँ पे जेनचेंग को लग रहा था कि शायद लैंसिचेन उससे करीबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हो सकता है लैंसिचेन का ऐसा कोई इंटेंशन ना रहा हो, लेकिन हमने देखा था कि जेनचेंग अपनी जो वेपन्स थे ना, यानी कि अपने तलवार से ही बातें करने लगा था। उसने बल्कि अपने आप को ये तक बोल दिया था कि वो विंग की तरह होते जा रहा है। विंग भी अपनी फ्लूट और अपनी तलवार इन दोनों से ही बातें किया करता था। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि विंग के पास जो है ना फ्लूट चेंचिंग, वो अभी पहले से ही है। इस स्टोरी में वो पहले से ही है। वो एक गिफ्टेड है जो कि उसकी नानी यानी कि बाओशन सेरन जो है उन्होंने उसे दी है। लेकिन हाँ, अभी वो किसी वेपन की तरह नहीं, उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह है, यानी कि एक वाद्य यंत्र की तरह है। वो अभी उसका शस्त्र नहीं बना है, जो कि यिनलुई के साथ मिलने के बाद ही वो उसके वेपन के रूप में आएगा। लेकिन हाँ, अभी उसका बहुत टाइम है। लेकिन हाँ, अभी उसके पास वो बांसुरी है ज़रूर। यहाँ पे जैनचेंग भी अपनी तलवार से बातें करने लगा था और उससे पूछने तक लगा था कि आज उसने अपने पार्टनर के साथ फाइट की है तो उसे कैसा लग रहा है। लेकिन हाँ, वो एक बेजान सी वस्तु उसके साथ क्या ही बात करती। यहाँ पे जैनचेंग आज सातवें आसमान पे था, क्योंकि भले ही कैसे भी बिताया हो, लेकिन उसने लैंसिचेन के साथ समय बिताया है और यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वही रूटीन शुरू होता है। विंग आज बिजी हो चुका था अपनी क्लासेस में, और वहीं लैंसिचेन फिर से आ चुके थे चेंग के पास। उनकी स्वेट फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी थी और आज भी ऑलमोस्ट चेंग ने लैंसिचेन को हरा ही दिया था। लेकिन हाँ, इससे पहले ही उनकी ये जो तलवारबाजी थी ना, वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे फिर से स्टूडेंट आ चुके थे। लगभग 3 दिन 4 दिन ऐसे ही निकल चुके थे और ये उन दोनों का अब डेली का रूटीन बन चुका था। जहाँ पे जैनचेंग को ये सारा बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। वो तो पहले से ही प्यार में है, तो ऑफकोर्स सी बात थी, एक छोटी सी छोटी चीज़ भी उससे लैंसिचेन की बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन लैंसिचेन को भी जैनचेंग का ये साथ काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगा था। यहाँ पे जैनचेंग 4 से 5 दिन रह चुका था, तो अब उसके वापस जाने का टाइम आ चुका था और विंग भी अब अपने कामों में व्यस्त होने लगा है। तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है कि अब उसको यहाँ पे घुलने मिलने के लिए कोई अपने की ज़रूरत होगी। वैसे भी विंग के कंधों पे भी अब जिम्मेदारियाँ आने लगी हैं, तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसलिए उसका टाइम भी ज़्यादातर या फिर क्लासेस में ही जाता था, या फिर लैन वांगची के अराउंड ऑफ ही घूमने में लगा रहता था। क्योंकि भले ही लैन वांगची ने उसको बोल दिया हो कि वो टाइम चाहता है, लेकिन वो टाइम वो कैसे लेगा वो उसके ऊपर है। लेकिन हाँ, उस टाइम में विंग क्या करेगा ये विंग के ऊपर है। और विंग ने ठान लिया था कि भले ही लैन वांगची को अभी उससे प्यार नहीं है, लेकिन हाँ, वो ऐसा कुछ ज़रूर करेगा जिससे जल्दी ही वो लैन वांगची को अपने आप से प्यार करने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा देर होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। किसी भी चीज़ में अगर समय ज़्यादा लगेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, उस चीज़ में इरिटेशन भी आने लगेगी, उस चीज़ को ना करने का भी मूड करने लगेगा, और उस चीज़ का होना ना होना एक बराबर होने लगेगा। और विंग नहीं चाहता था कि इस शादी से उसका इंटरेस्ट जाए, इसलिए वो अपनी कोशिशें जारी करने लगा था। यहाँ पे लैंसिचेन का भी नेक्स्ट डे वहाँ से जाने का प्लान बन चुका था, और उसने सोचा था कि क्यों ना आज शॉर्ट फाइटिंग करने से अच्छा है कि वो लैंसिचेन के साथ बैठ के आराम से बात करे। यहाँ पे उसने अपनी बात लैंसिचेन के सामने रखी, तो लैंसिचेन ने भी इस बात को मान लिया कि ठीक है, आज वो बात ही कर लेंगे। यहाँ पे वो लोग बातें किए जा रहे थे रैंडम टॉपिक्स पे, कोई भी टॉपिक्स था। लेकिन एक चीज़ लैंसिचेन अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि शायद जो कुछ वो अभी तक करते आए हैं जैनचेंग के साथ, यानी कि इतना टाइम जो उन्होंने जैनचेंग के साथ स्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं जैनचेंग को एक रॉन्ग डायरेक्शन दे रहा है, या फिर उस चीज़ को एक गलत वे में जैनचेंग उसको लेके जा रहा था। हालांकि जैनचेंग भी उसको अपने एंड से कुछ गलत वे में नहीं लेके जा रहा था। उसका सोचना भी सही था, जिस इंसान के साथ वो इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफेक्शंस तो उसको भी उसके साथ हो रही होंगी। ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए भले ही डायरेक्टली लैंसिचेन ने उसको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन
जब उन लोगों की बात चल रही थी तो इसी बीच में लैन सिचेन ने अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे जैन चेंग के सामने रखना शुरू कर दिया, जो कि जैन चेंग को बहुत ऑकवर्ड सा लगा। आखिरकार उसकी जिम्मेदारियां वो उसे क्यों बता रहा है। लैन सिचेन ने यहाँ बातों बातों में ही उसको बोल दिया कि वो एक लैन सेक्ट का जो लैन सेक्ट है उसका क्लैन लीडर है, उसके ऊपर इस सेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें शायद जैन चेंग के दिमाग में आने लगी थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैन चेंग ने बिना बातों को घुमाए ही लैन सिचेन से बोल दिया कि आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा साथ इम्पॉसिबल है। लैन सिचेन ने जैन चेंग की तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उससे एक अलग तरीके के इमोशंस के साथ देखना स्टार्ट किया और उसके बाद बोला, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन उम्मीदों का पूरा होना कभी भी संभव है। मैं एक सेक्ट का लीडर हूँ, इस सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी उस वक्त मेरे अंकल ने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं बहुत छोटा था उस वक्त जब मुझे इस सेक्ट की जिम्मेदारी दे दी गई। अगर वो चाहते तो खुद राजा बन के रह सकते थे, खुद इस सेक्ट के क्लैन लीडर बन सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाई के बेटे को ये जिम्मेदारी दी, ये ओहदा दिया, ये सम्मान दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे इस सम्मान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे इस सम्मान को बचा के रखना चाहिए और इस सम्मान को बचा के रखना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं उससे कभी नहीं पीछे हट सकता और इसके बीच में मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ को आना भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कर्तव्य के अलावा मैं किसी और चीज़ को निभा सकूँगा। और रही बात हम दोनों की, तो वो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आने वाले समय में आपको भी किसी सेक्ट का क्लैन लीडर बनना है। यंग सेक्ट आपके कंधों पे है। आपको नहीं लगता कि कल के आने वाले टाइम पे आप उसके क्लैन लीडर बनेंगे, मैं इधर का क्लैन लीडर हूँ, तो हम दोनों अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि शायद इन दिनों हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताया है, जिसकी वजह से आपको शायद कुछ गलत फहमियाँ हो चुकी होंगी, लेकिन मेरे एंड से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपके साथ दोस्ती करना चाहता था, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। यहाँ पे लैन सिचेन ने अपने इंटेंशंस पूरी तरीके से क्लियर जैन चेंग के सामने कर दिए थे, लेकिन जैन चेंग के लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं थी। उसके लिए ये बात बहुत अजीब थी। कैसे जैन चेंग ये मान ले कि लैन सिचेन उसके लिए कुछ भी फील नहीं करते इतने दिनों तक। क्या वो एक नॉर्मल इंसान के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं? शोरमैनशिप, उसके साथ बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, यहाँ पे आए हुए हर एक मेहमान को क्या वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं? क्या उसका पर्सनली इतना ध्यान रखते हैं? क्या उसकी हर एक छोटी बड़ी जिम्मेदारी वो उठाना ज़रूरी समझते हैं? क्या हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान वो रखते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा वो नहीं करते होंगे। ये बातें जैन चेंग ने लैन सिचेन से पूछी और लैन सिचेन ने स्ट्रेस फेस के साथ आंसर करते हुए बोला, आप हमारे मेहमान हैं। मुझे लगा कि बीइंग को इस दिनों आपके साथ रहने का टाइम नहीं है, तो मैंने आपको कंपनी देना सही समझा। इस बात को अलग डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अपने इंटेंशंस आपको क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे लैन सिचेन जैन चेंग को डायरेक्टली बोल चुका था कि जितना पॉसिबल हो सके उतनी कोशिश करे कि वो उससे भूल जाए, क्योंकि उन दोनों का साथ कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैन चेंग कुछ टाइम तक साइलेंट रहा। उसके बाद अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए जेऊ जुन की तरफ देखते हुए उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उससे क्वेश्चन किया, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप ये कर पाते? बाय एनी चांस मान लीजिए कि मुझे आपसे नहीं, आपको मुझसे प्यार है, तो क्या आप किसी और को ये मौका दे पाएंगे अपनी ज़िंदगी में? क्या आपके लिए आसान होगा किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इसी तरीके से ले आना, और आप जो मेरे लिए फील करते होंगे वो किसी और के लिए फील कर पाएंगे? चलो एक पल के लिए, दुनिया के लिए आप उसको वो ओहदा भी दे दें जो कि आप हमेशा से अपने दिल में मेरे लिए रखते थे, लेकिन क्या आप अपने दिल से उसे वो ओहदा दे पाएंगे? क्या आप उसे पूरी तरीके से अपना पाएंगे? लैन सेक्ट में तो रूल है ना कि लैन सेक्ट वाले सिर्फ एक बार प्यार करते हैं, उनको दोबारा प्यार करने का अधिकार ही नहीं है, उनके ऊपर तो कर्ज है ना इस चीज़ का। तो आप बताइए मुझे, क्या आप ये कर पाते? जैन चेंग ने लैन सिचेन की आंखों में देखते हुए क्वेश्चन किया। लैन सिचेन जो कि अभी भी एकदम साइलेंट वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी थी, लेकिन हाँ, जैन चेंग ने आगे बोलना स्टार्ट किया।
लैन सेक्ट के ऊपर कर्ज है कि वो एक बार से दोबारा प्यार नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति एक बार जिस इंसान को एक अलग फीलिंग्स के साथ देखता है ना, वो इंसान दोबारा उसी सेम फीलिंग्स के साथ किसी और को नहीं देख सकता। किसी और को अपनी लाइफ में उस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं ला सकता। हाँ, हो सकता है कि वो किसी मजबूरी के तहत उस अलग रिश्ते को निभा जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में उस अलग रिश्ते की उसे आदत बन जाए। लेकिन एक जो कोना आपके लिए, एक जो कोना अपने पहले प्यार के लिए अपने दिल में होता है ना, वो हमेशा रहेगा। मैं शायद थोड़ा सा बेशर्म यहाँ पे बन चुका था, लेकिन सच बोलूँ तो उसे मैं बेशर्मी नहीं, सेल्फिशनेस भी बोलूँगा। मैं सच में आपको मेरी लाइफ में चाहता हूँ। शायद ही मैं किसी और को ये जगह दे पाऊँगा। माना लैन सेक्ट में ये रूल है, या ये कहो कि आप लोगों को कर्ज है कि आप एक बार के दोबारा प्यार नहीं कर सकते। लेकिन आज इसी वक्त और आपके सामने ये जैन चेंग शपथ लेता है कि भले ही उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, उसके ऊपर कितना भी प्रेशर आए, चाहे लोग उसे कितना भी बड़ा ऑफर दे दे, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उसकी लाइफ में आपके अलावा कभी कोई नहीं आएगा। अगर ये लाइफ में आपके साथ स्पेंड नहीं कर पाया ना, तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी और के भी साथ इसको बिल्कुल भी नहीं बिताऊंगा। चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, भले ही मेरा सेक्ट बिना हायर के रह जाए, लेकिन फिर भी मैं उस सेक्ट में किसी और को लेके जाने की हिम्मत नहीं करूँगा। जैन चेंग ने अपनी बात को कंप्लीट करके अपनी शॉट को म्यान से बाहर निकाला और अपनी फिंगर को निकालते हुए यहाँ पे अपनी 2-4 बूंदें खून की ज़मीन पे गिरा दी, जो कि इस बात की श्योरिटी थी कि उसने कसम पूरे दिल से ली है और अगर इस कसम को तोड़ा जाए तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जैन चेंग को भुगतना पड़ेगा। जैन चेंग की उंगली से बहते हुए इस खून को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे और कहीं ना कहीं वरीड भी हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि जैन चेंग ऐसा कुछ करेगा। जैन चेंग ने यहाँ पे लैन ज़िचेन का हाथ, जो कि अभी अभी जैन चेंग के हाथ की तरफ बढ़ रहा था, उसे रोकते हुए बोला, अगर आपके मन में मेरे लिए किसी भी तरीके की कोई भावनाएं नहीं हैं, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको मुझे छूने का अधिकार नहीं है। भले ही मैं मर क्यों ना रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कभी नहीं छुएंगे। चाहे मेरे सामने आप वो आखिरी इंसान होंगे जो मेरी मदद कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अनुमति नहीं देता कि आप मुझे छुएं, क्योंकि आपका पता नहीं, लेकिन आपके हर एक टच से मुझे एक अलग चीज़ फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका और मेरा ये साथ यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, हम दोनों का साथ बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन आज आपने मेरा ये भ्रम तोड़ा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आने वाले टाइम में अगर मैं आपको कहीं पे दिख भी जाता हूँ तो प्लीज़ अपना मुंह मोड़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपको ये सामने शायद ही कभी आना चाहूँगा। अगर मिलना होगा तो सिर्फ सेक्ट के काम से, वरना पर्सनली कभी नहीं। जैन चेंग ने अपनी तलवार को बिना देरी के ही म्यान किया, वहाँ से बो डाउन करते हुए लैन ज़िचेन को बाय बोला और यहाँ से जा चुका था। लैन ज़िचेन अभी तक भले ही उसे कुछ फील ना हुआ हो, लेकिन अभी अभी जो कि जैन चेंग ने उसको बोला था कि अब वो उससे पर्सनली कभी नहीं मिल सकते, शायद ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी एक इंसान ने ना उसके कुछ पल की सांसें खींच ली हों, उससे बोल दिया हो कि कुछ टाइम तक ना तुम सांसें लेना बंद कर दो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम तक कोई इंसान सांस ना ले लेकिन फिर भी वो जिंदा रहे? ऐसा ही सेम इस वक्त लैन ज़िचेन के साथ हो रहा था। लैन ज़िचेन को एक पल के लिए अपनी धड़कनें रुकती सी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल फिर से वो बहुत तेज़ी के साथ धड़कना स्टार्ट हो चुके थे, जब उन्हें एहसास हुआ था कि अभी अभी जो गया है वो उससे क्या कह के गया है। लैन ज़िचेन अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि क्या वो भी सेम उसी तरीके से फील करते हैं जैसे कि जैन चेंग करता है, या फिर ये बस उनका एक नॉर्मल सा अट्रैक्शन है जो कि इसकी तरफ हो चुका है, या फिर कुछ और चीज़ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने अपने माइंड में क्लियर कर ली थी, जो भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी में आती हैं, प्रायोरिटी उनकी सबसे पहले ये लैन सेक्ट है। अगर वो किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं तो वो एक लैन सेक्ट, एक ऐसी जिम्मेदारी जो कि उनके अंकल ने उन्हें बचपन में दी थी जब वो सिर्फ 14 साल के थे। उस 14 साल के बच्चे ने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया, बखूबी इस
जिम्मेदारी को हर एक पल, हर एक तरीके से अच्छे से निभाया, लेकिन आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उन्हें एक बर्डन सा क्यों महसूस होने लगा है। लेकिन हाँ, फिर भी अपने माइंड को क्लियर करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने आप से इतना ही बोला, लैंस एक्ट। सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि उन्हें सहेज के रखनी है, बाकी सारी चीज़ें वो इसके बाद ही रखेंगे, भले ही वो उनकी लाइफ का एक स्पेशल हिस्सा क्यों ना हो, एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना शायद जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी लैंस एक्ट हमेशा प्रायोरिटी पर ही रहेगा। यहाँ पे लैंस चैन अपने माइंड को क्लियर कर रहे थे। दूसरी तरफ जैन चैंग था जो कि अपने रूम में पहुंच चुका था और अपनी तलवार को अपने बेड पे रखते हुए उसने रोना शुरू कर दिया था। उसके आंसू अननोइंगली ही बस बहे जा रहे थे। आवाज़ नहीं थी रोने में, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन कोई था जो उसे इस तरीके से देख चुका था, और वो कोई और नहीं, उसका भाई था। यहाँ पे विंग, जो कि कुछ काम से जैंग चैंग से मिलने के लिए आ रहा था, क्योंकि जैंग चैंग को कल जाना भी है, तो कुछ टाइम अपने भाई के साथ स्पेंड करना उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इस वक्त जैंग चैंग से मिलने आया हुआ विंग, जो कि दरवाजे पे ही था, ये सारी चीज़ें देख के और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और कहीं ना कहीं वरीड भी हो चुका था कि अचानक जैन चैंग के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो रो रहा है। जैन चैंग के करीब जाते हुए उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उसके बाद उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो जैन चैंग ने विंग को टाइटली अपने गले से लगाया और भी ज़्यादा ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच उसने वो सारी चीज़ें विंग को बता दी जो कि अभी अभी उसके और लैंस चैन के बीच में हुई थी। विंग ने उसके बैग को रब करते हुए उसको काम डाउन करने की कोशिश की। 15 मिनट निकल चुके थे और फाइनली जैन चैंग थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा था। अपने इमोशंस को भाग के वो काफ़ी रिलीफ फील कर रहा था। इसके बाद विंग ने जैन चैंग से बात करने की कोशिश की। उसने जैन चैंग से बोला, मुझे पता है तुम्हें इस वक्त क्या महसूस हो रहा होगा। मुझे सेम इसी तरीके का महसूस हुआ था जब तुम्हारी और लैन वांग जी की शादी की बात चल रही थी। पता है उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ज़बरदस्ती मेरी सांसें रोक दी हो, कोई मुझे रोक रहा हो सांस लेने से, कोई मुझे तड़पा रहा हो। मुझे सफोकेशन सी हो रही थी, मुझे तकलीफ़ हो रही थी हर एक सांस लेने में, हर एक चीज़ को देखने में मुझे तकलीफ़ हो रही थी। अपनी आंखें खोलने में भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं आंखें खोलूँगा और मैं सब कुछ खो बैठूँगा। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें सेम वैसा ही फील हो रहा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं तुमसे ज़रूर बोलना चाहूँगा, कोशिश मत छोड़ना। मैं जानता हूँ येओजिन इस सेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे रेदर देन यू, बट फिर भी कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी किसी एक कोशिश से वो समझ जाएं कि तुम्हारे बिना उसकी लाइफ अधूरी है। विंग ने फिर से अपने भाई को बहुत ज़ोर से गले लगाया और उसके बाद उन दोनों ने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे मेरा आज का पार्ट भी खत्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।